Assalamu alaikum dear students. I hope that you all are fine and having good time at home. As per previous lectures, we have studied the complete infrastructure of the bank. We had studied the operations department, then credit, treasury, trade, and all the departments that belong to the bank. And I expect from you people that every question has been answered, and every detail that I had told you before in the lecture is clear to you. So in today's lecture we'll discuss about different banks, that what are the different institutions or the financial institution in terms of the bank who are operating in different specialized field. For example, there is a central bank. Central bank's responsibility is different from that of the commercial bank, and then the commercial bank, the industrial bank, the agricultural bank. So today we'll be studying about the different specialized bank, to whom we can say these are the types of banks. So start करते हैं lecture को. Coming back towards the central bank. Central bank is actually the bank who is mainly responsible for the supervision, who is mainly responsible to regulate the commercial banks. पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसका काम ये होता है कि तमाम कमर्शियल बैंक्स, पाकिस्तान में जितने कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना. आपने मनी एंड बैंकिंग के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि बैंकिंग की जब एवोल्यूशन हुई थी तो हम उसको रिलेट करते हैं गोल्डस्मिथ्स के साथ. सो व्हेन गोल्डस्मिथ्स यूज्ड टू टेक डिपॉजिट दैट वाज गोल्ड इन दैट एरा. सो उस एरा में जो गोल्डस्मिथ ने गोल्ड अपने पास सेफ कीपिंग के लिए रखना था, उसको अपने बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था. आई होप दैट यू रिमेंबर दिस एग्जाम्पल. तो वो गोल्ड को गोल्डस्मिथ्स ने अपने बिजनेस में जब लगाना शुरू कर दिया, दैट वाज द टाइम वेयर द मैटर एक्चुअली गॉन रॉन्ग. आपको याद होगा गोल्डस्मिथ ने 3 ऑब्जर्वेशंस की थी, जिसमें से पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि सब लोग जो गोल्ड डिपॉजिट करवाते हैं वो सारा गोल्ड वापस लेने नहीं आते. नंबर सेकंड ऑब्जर्वेशन वाज कि जब लोग गोल्ड वापस लेने आते हैं तो सेम वैल्यू डिमांड करते हैं, ना कि सेम पीस ऑफ गोल्ड. सो जैसा कि आप आज अगर एक बैंक में 5,000 रुपये जमा करवाते हैं तो जो इन रिटर्न आप वापस मांगते हैं वो 5,000 रुपये होता है, ना कि वही नोट जो आपने जमा करवाया था. एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज कि लोग सारे का सारा गोल्ड विड्रॉ नहीं करवाते और ना ही सारे के सारे लोग इकट्ठे वापस करने आते हैं. सो फर्स्ट और थर्ड जो एजम्पशन है वो थोड़ा सा मैचिंग करती है. पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि लोग, अगर कोई एक इंडिविजुअल अपना गोल्ड वापस लेने आता है तो वो सारे का सारा गोल्ड वापस नहीं ले लेता. एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन इज़ कि अगर सारे का सारा गोल्ड एक इंडिविजुअल वापस लेने आया है तो सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो अपना सारा गोल्ड वापस ले लेंगे. सो दीज 3 ऑब्जर्वेशंस वर the basic things due to which the bank actually establishes, or the bank's working are based on those 3 observations जो मैंने आपके साथ शेयर की. So बैंक भी यही करता है, बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है और उस डिपॉजिट को फर्दर इन्वेस्ट करता है बेस्ड ऑन दीज 3 assumptions कि लोग अपना पैसा जब वापस लेने आएंगे तो वो सेम नोट डिमांड नहीं करेंगे. लोग जब अपना पैसा वापस लेने आएंगे तो उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सारा पैसा डिमांड कर रहे हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनका पैसा मौजूद रहेगा. और लास्टली, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि सारे लोग पैसे वापस लेने आ भी गए हैं तो वो सारे का सारा पैसा डिमांड नहीं कर रहे. इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो अगर मैं समराइज़ करूँ इस बात को, तो हर टाइम बैंक के पास कोई ना कोई पैसा मौजूद रहेगा जिस पैसे को बैंक अपनी पर्सनल बिजनेस के तौर पे इन्वेस्ट कर सकता है. इसी बेस पे बैंक और कमर्शियल बैंकिंग ने काम शुरू किया. बट जब गोल्डस्मिथ की एग्जांपल जब फ्लॉप हुई या जो ऑब्जर्वेशंस गलत हुई, वो ये हुआ कि मार्केट में एक र्यूमर फैल गई दैट द गोल्डस्मिथ्स आर नॉट एबल टू पे दैट गोल्ड बैक बिकॉज उन्होंने तो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया. सो ऐसी सिचुएशन में वो तीनों ऑब्जर्वेशंस गलत साबित हो गई. ये ऑब्जर्वेशन कि लोग अपना गोल्ड वापस इकट्ठे नहीं लेने आएंगे गलत साबित हो गई, लोग वापस लेने गए. ये ऑब्जर्वेशन कि लोग अपना पीस ऑफ गोल्ड डिमांड नहीं करेंगे, या थर्ड ऑब्जर्वेशन कि सारे के सारे लोग वापस नहीं आ जाएंगे. और जब ये ऑब्जर्वेशन गलत होती हैं तो वो पूरी बेस फ्लॉप कर गई. सो ऑब्जर्वेशंस गलत नहीं थी, लेकिन शायद गोल्डस्मिथ ने जो गलती की
कि सारे का सारा गोल्ड इन्वेस्ट कर दिया और ऐसा कोई रिजर्व्स नहीं रखे, ऐसा कोई गोल्ड अपने पास सेफ कीपिंग में नहीं रखा कि अगर लोग वापस लेने आते तो उनको दिया जा सकता। सो यही सिस्टम बैंकिंग का फ्लॉप ना हो, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रल बैंक। और यही वजह बनी किसी भी मुल्क में सेंट्रल बैंक को बनाने की कि एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी या बॉडी या सुपरवाइजरी बॉडी बनाई जाए जो कमर्शियल बैंकों को या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो बैंकिंग से रिलेटेड है उनको अपने कंट्रोल में रखे या उनको ऐसे रेगुलेट करे कि सारे का सारा पैसा अपनी प्रॉफिट की लालच में इन्वेस्ट ना कर दे, ताकि अगर कोई अपना डिपॉजिट वापस लेने आए तो बैंक के पास पैसा मौजूद ना हो। सो इन अदर वर्ड्स, सेंट्रल बैंक एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा इदारा है जो तमाम बैंक्स को रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है और उसके लिए गाहे बगाहे रेगुलेशंस ऑफर करता है, जिसको हम नॉर्मली प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के नाम से जानते हैं। इसको भी इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, प्रूडेंट एक वर्ड है जो निकला है एक अक्ल और समझ की बात से कि एक प्रूडेंट तरीका ये है। सो यहीं से वर्ड प्रूडेंशियल। बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस जो एक इंसानी अक्ल के मुताबिक हैं, उनको मिला के उनमें तमाम स्टेक होल्डर्स कौन थे? जो लोन लेते हैं, जो पैसा जमा करवाते हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, या वो तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो किसी ना किसी हवाले से बैंक के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ एक मीटिंग करके एक जनरल रेगुलेशंस बनाए गए जिसको हम प्रूडेंशियल रेगुलेशंस कहते हैं। और ये गाहे बगाहे अपडेट भी किए जाते हैं। पहली दफ़ा ये 1991 में बनाए गए थे और अब 2020 के अंदर इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया गया। सो सेंट्रल बैंक इज़ एन अथॉरिटी which regulates, which supervise the banks so that the whole financial system and the whole banking system does not get flopped, या किसी ऐसी एक बैंक की गलती की वजह से पूरे फाइनेंशियल सिस्टम या बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मसले या बैंक डिफ़ॉल्ट की तरफ ना चला जाए। फिर हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक एक ऐसी एंटिटी है जिसका प्राइमरी काम प्रॉफिट अर्निंग है और वो प्रॉफिट अर्निंग करता है थ्रू lending the money. So at one side it takes deposit and at the other side it lends deposit. इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। कमर्शियल बैंक एक ऐसी एंटिटी है जिसने और भी बहुत सारे काम अडॉप्ट कर लिए so that it can maximize its profit. But the major work or the major responsibility of the commercial bank is to mobilize funds, to mobilize deposits. It takes deposit on a lesser rate of interest and it gives lending or it advances the money in term of loans, or it also invests the money in different markets to do what? To earn profit. पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बैंक अल्फला लिमिटेड, एलाइड बैंक लिमिटेड, एमसीबी बैंक लिमिटेड, एचबीएल, there are Bank Al Habib Limited, Habib Metropolitan Limited. There is a list of banks which are being operated and organized and developed or incorporated in the head of commercial banking. So every commercial bank has an account with the central bank. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके। and there are different services जो अभी हम आने वाले वक्त में ये जो आगे डिफरेंट बैंक की टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। ये सारे काम पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक भी कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंडस्ट्रियल बैंक की। नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इंडस्ट्रियल बैंक वो बैंक है जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। कहा जाता है कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मुल्क में या पूरी इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी बेहतर होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बेहतर होती है तो उसके साथ बहुत सारे रोज़गार एसोसिएटेड होते हैं। लेबर अपॉइंट होती है क्योंकि कंस्ट्रक्शन करनी है, उसके लिए रॉ मटेरियल बनता है या रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होती है। फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, लेबर अपॉइंट हो रही होती है, तो लेबर को जो रोज़गार मिलता है उनसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर की जा सकती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बेहतर होती है? जब लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट थी और वो एम्प्लॉयड हुए तो उनके पास कुछ पैसा आया। जब वो पैसा आया उस पैसे को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट या उस पैसे को कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हैं। कंजम्पशन एक वजह बनती है एक न्यू डिमांड क्रिएट करने की। कैसे? जैसे अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं मार्केट में कोई डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन अगर मेरे पास 50,000 रुपये है तो मैं मार्केट से कुछ ना कुछ उसको कंजम्पशन करूँगा, कुछ ना कुछ ख़रीदूँगा। सो जब भी मैं कोई चीज़ ख़रीदूँगा
तो ख़रीदने की वजह से कोई ना कोई डिमांड बनेगी और उसका कोई ना कोई सप्लायर भी आएगा, कोई ना कोई वो डिमांड फुलफ़िल करने के लिए सप्लायर, क्योंकि सप्लायर को प्रॉफिट चाहिए, वो चीज़ बनाएगा और उसको मार्केट में बेचेगा, और वो बेचने की वजह से उसको भी रॉ मटेरियल पहले तो बनानी पड़ेगी। सो बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। जब वो रॉ मटेरियल लेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी रॉ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होगी, लेबर यूज़ होगी। सो एक्चुअली जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक इंडस्ट्री रिवाइव करने से एक पूरी इकोनॉमी बेहतर होती है। सो इंडस्ट्रियल बैंक का जो प्राइमरी काम है वो है इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को फाइनेंस करना, इंडस्ट्री को लोन देना। सो ऐसे तमाम लोन्स या ऐसी तमाम फैसिलिटीज़ जो इंडस्ट्री से परटेन करती है उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए इंडस्ट्रियल बैंक्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल है आईडीबीपी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसका काम भी वही है कि ये इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए सपोर्ट करता है, ईदर फाइनेंशियली और द कंसल्टेंसी। ये एक स्पेशलाइज्ड इदारा होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है या जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। दैट पर्पस इज़ टू प्रमोट इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी सो दैट द होल इकोनॉमी में ग्रो। नेक्स्ट जो बैंक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कोऑपरेटिव बैंक। आपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नाम सुना होगा, जैसे वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, पंजाब एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, सुई एंड नॉर्थर्न गैस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक स्पेसिफिक पर्पस को या एक स्पेसिफिक ऑडियंस को या एक स्पेसिफिक चंक ऑफ द मार्केट को कैप्चर करता है। मैं आपसे कहता हूँ वापडा एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाई गई है जो वापडा, जो कि एक इदारा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके एम्प्लॉयज़ को फेवर करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी कोई ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। और वो ज़रूरत एक लिविंग नीड हो सकती है। सो एक ऐसा इदारा जो एक स्पेसिफिक एरिया, एक इनहैबिटेशन, कुछ स्पेसिफिक चंक ऑफ पीपल, उनको सपोर्ट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए या उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव। दैट कोऑपरेटिव कैन बी अ सोसाइटी, दैट कोऑपरेटिव कैन बी अ बैंक, कोऑपरेटिव मे बी अ क्लब, लाइक यू हैव ये कोऑपरेटिव बैंक तो नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कुछ क्लब्स का नाम सुना होगा, जैसे रॉयल पाम है, जैसे जिमहाना क्लब है। सो ये तमाम क्लब सिर्फ अपने ही मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हैं। अगर आप मेंबर हैं जिमहाना क्लब के तो आप वहाँ एंटर हो सकते हैं, यू कैन हैव मील देयर, यू कैन रिक्रिएट योरसेल्फ, और बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसा इंडिविजुअल जो वहाँ का मेंबर नहीं है वो उन तमाम चीज़ों से इस्तेफ़ादा हासिल नहीं कर सकता। सो सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से हम हंस करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। सो एक ऐसे बैंक्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक इनहैबिटेशन, स्पेसिफिक पॉपुलेशन, स्पेसिफिक एरिया, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के एक्ट के मुताबिक बनाए जाते हैं। सो अभी तक कोई कॉन्सेप्ट बैंकिंग के हवाले से इसमें मौजूद नहीं है। बहरहाल इट्स अ कॉन्सेप्ट, और अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक पाकिस्तान में बने तो वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के एक्ट के थ्रू बनेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल बैंक की। नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है दैट एग्रीकल्चरल का मतलब है कि ये कोई ज़राई चीज़ से रिलेटेड होगा। ऐसी तमाम नीड्स, ऐसे तमाम ज़रूरियात, ऐसी तमाम फैसिलिटेशंस जो एग्रीकल्चर सेक्टर को चाहिए वो एग्रीकल्चरल बैंक से एसोसिएटेड होती है। सो एग्रीकल्चरल बैंक are basically engaged in the financing of agricultural and rural sector. पाकिस्तान में अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो ज़राई तरक्याती बैंक का नाम आपने सुना होगा। इसका पहले नाम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, जो अब ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड के तौर पे काम कर रहा है। सो ऐसे तमाम इंडिविजुअल, ऐसी तमाम कंपनीज, ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशंस जो एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड हैं और वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड कोई फाइनेंसिंग चाहते हैं या एग्रीकल्चरल सेक्टर से रिलेटेड कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं या एग्रीकल्चरल सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, उनकी नीड्स
को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चरल बैंक्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेविंग बैंक की। सेविंग बैंक्स का जो प्राइमरी पर्पस है दैट इज़ टू प्रमोट सेविंग हैबिट्स इन द मिडिल एंड वर्किंग क्लास ऑफ द इकोनॉमी। ऐसे तमाम लोग जो लो इनकम से रिलेटेड हैं उनमें सेविंग के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना, प्लस उस सेविंग को इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना जहाँ से रेवेन्यू ज़्यादा अरेंज हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1,00,000 रुपया है, एक मिस्टर बी के पास 50,000 रुपये हैं, एक मिस्टर सी के पास 10,000 रुपये हैं। अगर हम इसको इंडिविजुअली बात करें तो शायद ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है, कैसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि जिससे हम जहाँ पे इन्वेस्ट करके एक मेजर प्रॉफिट अर्निंग कर सकें। सो सेविंग बैंक क्या करता है, सेविंग बैंक लोगों में प्रमोट करता है कि सेविंग करें और उसके बाद सेविंग को एक्सेप्ट करता है, जिससे एक बड़ा लार्जर पूल बन जाता है। वो लार्जर पूल कहीं पे भी इन्वेस्ट किया जा सकता है जिससे ज़्यादा प्रॉफिट या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जा सकती हैं और वही प्रॉफिट बाद में उन इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है जो सेविंग्स बैंक में जमा करवाते हैं। अगर आप पाकिस्तान में कमर्शियल बैंक को देखें तो कमर्शियल बैंक तकरीबन अभी तक ये सारे काम जो हमने पढ़े, इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना, वो भी कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं। एक कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज कमर्शियल बैंक तमाम पॉपुलेशन के लिए जहाँ जहाँ ब्रांच मौजूद है उन तमाम इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं अपनी सर्विसेज से। एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी सपोर्ट करते हैं, उनको भी फाइनेंसिंग करते हैं। सो सेविंग दे आर ऑल्सो डूइंग दिस पार्ट कि वो लोगों से पैसा लेते हैं और उनको इंटरेस्ट पे करते हैं और फिर वही पैसा एक लार्जर पूल में डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं या फर्दर लेंडिंग करते हैं, जिससे ज़्यादा अर्निंग होती है और वो वही अर्निंग बाद में डिपॉजिट होल्डर को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो सेविंग का जो प्राइमरी काम है वो ये है कि वो एक्यूमुलेट करता है पैसों को, थोड़ी थोड़ी सेविंग को, और लोगों में प्रमोट करता है सेविंग को, उनको इंटरेस्ट दे के, प्रॉफिट या मार्कअप दे के। तो वो पैसा जो लोगों के घरों में आइडल पड़ा है, जो इकोनॉमी को लॉस क्रिएट करवा रहा है, वो पैसा ये इकट्ठा करते हैं, उसे इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट देते हैं और पैसे को एक्यूमुलेट करके फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। सो पाकिस्तान में बैंक तो नहीं, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने नाम सुना होगा नेशनल सेविंग सेंटर्स का या मरकज़ कौमी बचत का। सो दे आर नॉट द बैंक्स बट समहाउ दे आर डूइंग द सेम वर्क विच आई एम टेलिंग यू। They encourage people to save and then they have different products. They have saving account, they have different certificates like defense saving certificate or Amdan saving certificate. They have different certificate on which they are offering different rate of interests. So, and they are also offering some products for the persons who have retired from a government job and they have pension. They have pension and they have gratuity or they have a lump sum amount in their hands. So National Savings Center actually offer different products, different certificates, different accounts, and they offer rate of interest as per different category of accounts. Like they are paying higher amount as an interest to the persons who are older to the age of 60 or who are, we can say, old age persons. So anyhow, they are promoting the saving habit and the culture in the economy so that saving may accumulate at a certain pool and then they can invest that pool in a better way so that they can earn better profit and the whole economy may grow. नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक की। इन्वेस्टमेंट जो है ये पर्टेन करती है कि अगर हमारे पास कोई सेविंग मौजूद है तो हम उसको एक ऐसे एवेन्यू में, एक ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिससे हमें प्रॉफिटेबिलिटी हासिल हो। सो मुख्तलिफ कंपनीज़ के नाम आपने सुने होंगे, जैसे यूनिलीवर है, नेस्ले है। देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज़ हु आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। सो वो प्रोडक्ट बनाती हैं, उसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई कॉस्ट शामिल होती है और वो जब बेचती हैं वो सेलिंग प्राइस एक हायर होती है कॉस्ट से, और जो डिफरेंस होता है बिटवीन द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट होता है किसी भी किसी भी कंपनी का। सो वो कंपनी को बनाने के लिए, चलाने के लिए, डिफरेंट मशीनरीज़ के लिए, अपने वर्किंग कैपिटल को मीट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। वो कंपनी या तो अपने सोर्सेज से जनरेट करती है, जैसे यूनिलीवर की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यूनिलीवर एक प्रोडक्ट बनाता है और उस प्रोडक्ट के लिए मशीनरी चाहिए, जगह चाहिए, पूरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। वो सारा कुछ अरेंज करता है तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट है। वो कॉस्ट या तो वो अपने रिसोर्सेज से बेयर करता है
और अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर कंपनी के पास इतना पैसा मौजूद नहीं है कि वो तमाम पैसा जो वो अपने रिसोर्सेज से नहीं अरेंज कर सकते, देन दे हैव एन ऑप्शन टू गेट दैट मनी फ्रॉम द बैंक. बट ऑब्वियसली बैंक जो है वो डिफरेंट चार्जेस, मार्कअप, इंटरेस्ट, हायर रेट ऑफ चार्ज करता, फिर वो सिक्योरिटी भी चार्ज करता है या सिक्योरिटी डिमांड करता है, बिकॉज बैंक को वो पैसा, क्योंकि डिपॉजिट होल्डर्स का है, बैंक का पैसा तो नहीं है, सो बैंक को वो पैसा सिक्योर भी करना है लैंडिंग करते हुए कि ये पैसा वापस आए ताकि हम डिपॉजिट होल्डर को वापस कर सकें. द अदर ऑप्शन दैट अ कंपनी हैज़ इज़ टू इशू शेयर्स और डिबेंचर्स. सो हम उसी हवाले से मैं इन्वेस्टमेंट बैंक को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी एक एग्जांपल आपको कोट कर रहा हूँ. सो कंपनी शेयर इशू करती है ऐसे सिनेरियो में जब कंपनी को पैसा चाहिए, जनरल पब्लिक से पैसा वो उनको प्रोस्पेक्टस इशू करती है और उनसे पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है. ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में पढ़ चुके. सो वो पैसा जब कंपनी के पास आता है तो कंपनी उस पैसे से अपना रॉ मटेरियल या मशीनरी या जो वर्किंग कैपिटल या जो डेली ऑपरेशंस हैं उनको मीट करती है, या कोई मशीनरी लेनी है तो वो उसको मीट करती है. तो कोई ना कोई तो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो शेयर्स को ख़रीदते हैं, जनरल पब्लिक है जो शेयर को बाय करती है. क्यों बाय करती है? बिकॉज वो शेयर ख़रीदेंगे तो कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी उस पैसे से सारा साल काम करेगी और काम करने के बाद कोई प्रॉफिट कमाएगी तो वो प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसको हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं. सो वो शेयर्स खरीदने के, इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो स्कूक खरीदने के लिए मुख्तलिफ ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अगर किसी इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट बैंक से रब्ता करता है. सो दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर देयर टू फैसिलिटेट पीपल इफ़ दे नीड अमाउंट, इफ़ दे नीड मनी फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो मुल्क में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना भी एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और इसका प्राइमरी पर्पज़ ये होता है कि जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट है चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो ओवरऑल एक इकोनॉमी बेहतर होती है. इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि एक इकोनॉमी जब बेहतर होती है तो वो इकोनॉमी से लोगों को रोज़गार मिलते हैं, उन रोज़गार से एक नई डिमांड क्रिएट होती है और वो नई डिमांड मार्केट के अंदर एक बूम की तरफ या इकोनॉमी को बेहतरी की तरफ लेके जाती है. सो इन्वेस्टमेंट बैंक का काम है मुल्क में इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करना, और जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ मुल्क में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या जहाँ जहाँ इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आर द वंस हु टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दिस इज़ एक्चुअली द बैंक विच इज़ मेड टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी. नेक्स्ट. ऑलराइट, देन वी हैव एक्सचेंज बैंक. एक्सचेंज बैंक्स वो होते हैं जो एक करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव डॉलर्स and you want to convert it into Pak rupees, then exchange bank will work for you. So exchange bank पाकिस्तान में ऐसे कमर्शियल बैंक ही exchange बैंक का काम भी कर रहे हैं. बहरहाल बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, जैसे आपने वेस्टर्न यूनियन का नाम सुना होगा. they may be termed as the same who are working like an exchange bank, but obviously they are not the banks. फिर है जी कंसोर्टियम बैंक. इसको कंसोर्शियम भी कहते हैं, सिंडिकेट बैंक भी कहते हैं, ये सिंडिकेट फाइनेंसिंग भी कहते हैं. एक्चुअली ये टर्म आती है जब किसी एक प्रोजेक्ट को, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है फाइनेंशियली और वायबली, सो एक बड़े प्रोजेक्ट को अगर कोई एक बैंक इंडिविजुअली फाइनेंस नहीं कर सकता या इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहता, या ड्यू टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सेंट्रल बैंक वो एक इतनी बड़ी फाइनेंसिंग नहीं कर सकता, तो ऐसे मौके पे एक से ज़्यादा बैंक्स मिल के, 5, 6, 7, 8 बैंक्स मिल के एक सिंडिकेट बनाते हैं, और ऐसे सिंडिकेट को हम सिंडिकेट बैंक या कंसोर्शियम फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने दिया मीर भाषा डैम के बारे में सुना होगा. सो इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स प्रोबेबली 1300-1400 बिलियन रुपीज. इन दैट सिनेरियो अगर गवर्नमेंट ये ऑप्ट करती है कि किसी बैंक से फाइनेंसिंग ले ले, सो ऐसी सिचुएशन में कोई एक बैंक इतने बड़ा एक्सपोजर नहीं ले सकता. ना तो उसकी इतनी पोजीशन है कि इतनी फाइनेंसिंग कर सके, ना ही सेंट्रल बैंक अलाउ करता कि किसी एक
क्लाइंट पे या किसी एक प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा एक्सपोजर लिया जाए। सो ऐसे सिनेरियो में 6-7-8 बैंक मिल के स्मॉल चंक्स ऑफ मनी शेयर करते हैं, और ऐसी सिचुएशन को हम सिंडिकेट या कंसोर्शियम फाइनेंसिंग कहते हैं। आपने शायद एक इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना हो, पास्को या पंजाब फूड डिपार्टमेंट। पास्को एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वीट प्रोक्योर करता है। सो जब एक बड़े लेवल पे गंदम को खरीदनी होती है, जैसे ही सीजन होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने पास वीट का स्टॉक जो है वो खरीदती है। दो वजूहात होती हैं। एक वजह यह है कि इन केस ऑफ शॉर्टफॉल गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक सप्लाई मेंटेन रख सके, ताकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंट्रोल की जा सके। एंड सेकेंडली, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अबंडेंट वीट प्रोड्यूस हो गई है, बम्पर क्रॉप हो गई है, तो ऐसी सूरत में फार्मर को नुकसान से बचाने के लिए गवर्नमेंट एक बेहतर रेट पे खुद खरीद लेती है और मार्केट में उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका शॉर्टफॉल या सप्लाई एक्स्ट्रा जैसे की सिचुएशन होती है वो मेंटेन करती रहती है। सो जैसे ही गंदम मार्केट में आती है, पास्को को एक बड़ी मिकदार में अमाउंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसने पूरे पाकिस्तान से गंदम की प्रोक्योरमेंट करनी होती है। सो ऐसे सिनेरियो में भी एक कंसोर्शियम या सिंडिकेट बनाया जाता है, और सब बैंक्स मिल के वो फाइनेंसिंग करते हैं, सो दैट द पास्को कैन परचेज वीट। देन देयर इज मॉर्टगेज बैंक। मॉर्टगेज जो है ये हमेशा डिनोट करते हैं हम इसको इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल एसेट्स कौन से होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सके, लाइक बिल्डिंग, लाइक लैंड। सो ऐसे बैंक्स जो कि हाउस फाइनेंसिंग से रिलेटेड हैं, या ऐसे बैंक्स जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फाइनेंसिंग करते हैं, ऐसे बैंक्स को हम मॉर्टगेज बैंक्स कहते हैं। इनका जो पाकिस्तान में आपने नाम सुना होगा HBFC, हाउस बिल्डिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सो दिट कैन बी टर्म्ड एज द मॉर्टगेज बैंक। एंड लास्टली वी कम अक्रॉस द इस्लामिक बैंक। बेसिकली इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट एक रिबा फ्री कॉन्सेप्ट है। रिबा इंटरेस्ट को कहते हैं, सूद को कहते हैं। सो इस्लामिक बैंक का कॉन्सेप्ट ये है दैट इंटरेस्ट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। सो व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द प्रोहिबिशन, तो कोई अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद नहीं था जिसको हम अडॉप्ट करते अपनी बैंकिंग की नीड्स को पूरा करने के लिए। सो देन वी हैव इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंकिंग जो है ये प्रॉपर्ली इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे काम करती है। इसमें बहुत सारी अभी र्यूमर्स ज़रूर हैं, जैसे कहा जाता है कि इस्लामिक बैंक वैसे ही काम कर रही है जैसे कन्वेंशनल बैंक या इंटरेस्ट वाले बैंक है, बस उससे पहले इस्लामिक नाम लगा दिया जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इस्लामिक बैंक के अंदर एक पूरा शरिया एडवाइजरी बोर्ड होता है जो कि हाईली क्वालिफाइड मुफ्ती हजरात पे मुश्तमिल होता है। कोई भी बैंक जो पहली दफा ट्रांजैक्शन करता है, इट इज मैंडेटरी टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम दैट शरिया एडवाइजरी बोर्ड, और वो शरिया एडवाइजरी बोर्ड तमाम जो इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंगली उस ट्रांजैक्शन को देखती है, और उस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली एक प्लान, एक प्रोसीजर, एक मोडालिटीज जो है वो सेट की जाती हैं, और अगर वो मोडालिटीज एज इट इज फॉलो ना हो तो उस इस्लामिक ट्रांजैक्शन को अलाउ नहीं किया जाता, या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन अगर हो भी रही हो तो उसको हराम करार देके उससे आने वाला तमाम रेवेन्यू चैरिटी कर दिया जाता है। तो इस्लामिक बैंक में जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। इनकी वर्किंग भी मुख्तलिफ है। इस्लामिक बैंक ज्यादातर मुदारबा, मुशारका, इजारा की बेस पे काम करते हैं। यहाँ पे पैसा एज अ लोन नहीं दिया जाता, बिकॉज पैसे को कमोडिटी नहीं समझा जाता इस्लामिक बैंकिंग में। तो यहाँ पे जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा किया जाता है मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको भी मुदारबा, मुशारका बताया। मुदारबा की एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता चलूँ कि अगर आपके पास पैसा मौजूद है और एक्सपर्टीज नहीं है, सर्विसेज या जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपको नहीं आता, बट यू वांट टू इन्वेस्ट दैट मनी, सो यू हैव एन ऑप्शन दैट इज मुदारबा। सो आप एक ऐसे इंडिविजुअल को अपना पार्टनर बनाते हैं। रिमेंबर, ही और शी इज नॉट योर एम्प्लॉय। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो पार्टनर है, एम्प्लॉय नहीं है। सो एक पार्टनर है जिसको सर्विसेज आती हैं, जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट है या जिसको टेक्निकलिटीज आती हैं, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। सो आप दोनों मिलके, एक जिसके पास पैसा है जिसको हम रब्बुल माल कहते हैं, एंड द सेकंड हु हैज द एक्सपर्टीज जिसको हम मुदारिब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हदीजा का जो बिजनेस था दैट वाज अ मुदारबा बेस्ड बिजनेस, जिसमें पैसा हजरत हदीजा का था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, और एट द एंड जो भी प्रॉफिट होता था वो एज पर एग्रीड रेशो डिवाइड होता था। तो सेम इज द केस। दिस इज वन एग्जांपल हाउ इस्लामिक बैंक वर्क्स,
that whenever you open an account in the Islamic Bank act as mudarib because it provides services and you are bulmal. So the contract between you and the Islamic Bank is a mudarba contract. So ये basic types हैं Islamic Bank और बाकी जितनी types हमने discuss की. Now we move on. अब हम एक्सप्लिसिटली बात करते हैं एक कमर्शियल बैंक की, जो हमारा कोर्स से परटेन भी करता है. बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस उन्हीं से इस कमर्शियल बैंक से रिलेटेड है, हम देखेंगे. सो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो प्रोफेसर जी क्राउथर ने की, दैट इज द बैंकर्स बिजनेस इज टू टेक द डेट्स ऑफ द अदर पीपल टू ऑफर हिज ऑन in exchange and thereby creates money. So again the same concept, it takes money to lend and thereby it creates money with the difference of rate of interest. Another definition is bank is a financial intermediary, a dealer in loan and debts. Intermediary is a person who is acting as an agent or broker, or he or she acts in between two parties. So whenever a bank is taking loan and it is advancing loan to another, so in between it is only an intermediary. So as per the definition, bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts, right? Then we have the following functions of commercial bank. We basically divide the functions of commercial bank into three basic types. They are the primary functions, secondary function, and the other miscellaneous functions. So firstly we discuss the primary functions. Primary function of the bank is to accept deposit and to lend. So they are written here. The primary function, the first one is acceptance of deposit. Bank accept deposit through different accounts. There are three major categories. There are three major types of accounts that the bank has. The one is current account, the saving account, and fixed account. We'll discuss it in detail. Just here to make your mind clear, current account is the one in which the bank does not give any interest. Saving account, as the name shows, it is for the purpose of saving and the bank pay a nominal interest over this account. And fixed deposit is for a specific period of time, like it can be for 3 days, it can be for let's say 7 days, it can be of a month, 6 months, 5 years, 7 years. So bank pay the interest as far as the fixed deposit is concerned, and the more time or the more tenure you fix your amount, the more interest the bank gives to you. Then we have the second part of primary function, advancing loans. Advancing loans, there are different types and categories of loans that, or the facilities which we call it credit facilities, which the bank offers. The first one is overdraft, discounting of bills of exchange. There are term loans, there are export based facilities, there is letter of credit, there are a lot of other facilities, but here I have written the three. पहली जो है that is overdraft, इसको हम running finance भी कहते हैं. Overdraft का मतलब है that कुछ चीजें जैसे as we say the overconfidence. So same is the case. Overdraft means कि एक आपने जितना आपके अकाउंट में पैसा मौजूद था या वो पैसा जो आपसे बिलोंग करता था, आप उससे ज्यादा निकलवा रहे हैं. So that means the bank is giving you an extra amount to spend. Let's say आपने 1 लाख रुपया बैंक में जमा करवाया और आपको 1,25,000 रुपए की जरूरत है. So 1 लाख आप अपना है जिसको आप जब मर्जी विड्रॉ करवा सकते हैं. And the extra 25,000 is the amount of money जो बैंक आपको लेंड कर रहा है, ओवरड्रॉ करने का अलाउ कर रहा है. इसका एक प्रॉपर क्रेडिट डिपार्टमेंट, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. सो क्रेडिट डिपार्टमेंट इज द वन हु अलाउज द लिमिट टू एनी इंडिविजुअल हु कैन ओवरड्रॉ दैट मनी. ये हर एक को अवेलेबल नहीं होता ऑप्शन. बहरहाल बैंक एक क्रेडिट फैसिलिटी देता है जिसको हम ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस कहते हैं, कि आप अपनी अमाउंट से ज्यादा भी अगर चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट. देन देयर इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम ऑलरेडी भी आप शायद पढ़ चुके हो ब्रांच बैंकिंग में, और हम भी डिस्कस करेंगे एट अ लेटर स्टेज. सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपली ये है कि एक सेलर है जिसने कोई चीज़ क्रेडिट पे सेल की. लेट से उसने एक मोबाइल 40,000 रुपये का सेल किया और एक्सेप्ट किया क्रेडिट टर्म्स के ये पैसे मैं आपसे 30 दिन के बाद लूँगा. अब सपोज कि उस 30 दिन में जो पेमेंट आनी है उसको पैसों की ज़रूरत जल्दी पड़ जाती है. सो ऐसे सिनेरियो में वो बैंक के पास जाता है
और प्रूव जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। ये क्या होता है मैंने आपको बताया कि बाद में पढ़ेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बैंक को देता है और कहता है इससे डिस्काउंट कर दें। दैट मीन्स कि ये पेमेंट जो 40,000 रुपये की है ये मुझे 30 दिन के बाद आनी है, आप ये प्रूव रख लें और वो 40,000 रुपये में से कुछ पैसे अपनी कमीशन अपनी सर्विस चार्जेस डिडक्ट करके वो पैसे मुझे आज ही दे दें। और जब ये इंडिविजुअल पैसे इसने 30 दिन के बाद जो मुझे देने थे अब ये बैंक को दे देगा मेरी बजाय। सो मैं समराइज करता हूँ कि एक इंडिविजुअल 50,000 रुपये की एक चीज सेल करता है जिसके पैसे या जिसकी प्रोसीड्स उसको 1 माह के बाद मिलने हैं, लेकिन उसको पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो वो रसीद जिसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, वो बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास ले जाता है और बैंक से कहता है कि ये पैसे जो मुझे 1 माह बाद मिलने हैं आप मुझे आज ही दे दें। लेट्स से 50,000 का बिल है तो 45,000 बैंक उसको दे देता है और 30 दिन के बाद अब पेमेंट मुझे या उस 50,000 वाले को नहीं बल्कि वो बैंक के पास जाएगी। सो बैंक ने 45,000 30 दिन पहले दे दिया और रिसीव करेगा पूरा 50,000। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज द अर्निंग, द प्रॉफिट और सर्विस चार्जेस, कमीशन और मार्कअप एवर यू से, दैट इज द अर्निंग ऑफ द बैंक। देन वी हैव टर्म लोन। नाम से थोड़ा सा अंदाजा, और एक स्पेसिफिक टर्म के लिए दिया जाता है, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया जाता है। लेट्स से फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। सो लोन्स 3 किस्म के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। वी से कि ऐसे लोन्स जो 1 साल से कम अरसे के लिए दिए जाते हैं उनको हम टर्म लोन्स कहते हैं। 1 से 3 साल या एक कुछ बुक्स में 1 से 5 साल लिखा है। इतने 1 से 5 साल के अरसे के लिए या 1 से 3 साल के अरसे के लिए जो लोन दिए जाते हैं उनको मीडियम टर्म लोन्स कहते हैं। और जो 3 इयर्स एंड अबव और 5 इयर्स एंड अबव लोन दिए जाते हैं दे आर कॉल्ड लॉन्ग टर्म्स। फिर आते हैं जी हम सेकेंडरी फंक्शंस के ऊपर। बैंक के जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं उसमें उसको सब कैटेगराइज करते हैं। जो पहला है दैट इज एजेंसी फंक्शंस। नाउ व्हाट इज एन एजेंट? एजेंट इज समवन हु इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। लेट्स से कि मैं एक बिल जमा करवाना चाहता हूं और वो बिल मैं किसी को कह देता हूं कि मेरे बिहाफ पे आप जमा करवा दें और मैं आपको इसका कमीशन पे करूंगा। सो आई एम द प्रिंसिपल, ही इज द एजेंट बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन माई बिहाफ। So agency functions, there are a lot of agency functions which a bank is actually doing to facilitate the customer. The first one is collection of dividend, collection of checks. ये मैं आपको explain कर दूं। Dividend क्या होता है? Dividend is actually the amount or the profit which a company distributes amongst its shareholder. जब कंपनी लोगों से पैसा लेती है और उनको शेयर इशू करती है, उस पैसे से पूरा साल काम करने के बाद जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। कुछ ऐसा पैसा जो कंपनी अपने पास फॉर फ्यूचर रेफरेंस या फ्यूचर नीड्स रख लेती है जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, और ऐसा पैसा जो कंपनी प्रॉफिट के हिस्से में से डिवाइड कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। सो लेट्स से मेरे पास शेयर हैं, मैंने यूनिलीवर के शेयर खरीदे हैं और यूनिलीवर ने उस पर डिविडेंड अनाउंस किया जो 1,000 रुपया मुझे मिलना है। नाउ बैंक हैज नथिंग टू डू विद इट। कंपनी ने इशू किए, वो पैसे मेरे पास आने हैं, लेकिन बैंक एजेंसी रिलेशनशिप या एजेंट के तौर पे काम कर रहा है कि वो कंपनी से पैसे लेता है और मेरे अकाउंट में जमा करवा देता है। सो इसको हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। देन वी हैव कलेक्शन ऑफ चेक्स। इस पे हम बहुत डिटेल में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर मेरे पास HBL का एक अकाउंट है और मुझे MCB का चेक मिलता है तो मैं अपने बैंक में जाके MCB के चेक को जमा करवाता हूँ और HBL मेरे बिहाफ पे MCB से प्रोसीड्स लेता है और मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता है या जमा कर देता है। सो दैट इज एजेंसी फंक्शन बिकॉज इट इज द बैंक इज एक्टिंग ऑन माई बिहाफ। Then selling and purchasing of securities. These are the financial securities like T-bills, like PIBs, like bonds, the kind of. So बैंक जो है वो एजेंट के तौर पे रोल प्ले करता है जब वो इन सिक्योरिटीज को खरीदता है या बेचता है। Obeying standing instructions. Now what is a standing instruction? For example, you want to get rid or you want to deploy your responsibility to the bank. हर साल आपको बिजली का बिल आता है, हर साल आपको गैस का बिल आता है। सो यू वांट दैट you may not pay the bill and the bank may itself pay through debiting your account. आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्म मौजूद होता है, वो फिल करते हैं और बैंक को कहते हैं कि
अपनी डिटेल्स देते हैं दैट दिस इज द कंज्यूमर आईडी ऑफ माई इलेक्ट्रिक बिल और दिस इज द कंज्यूमर आईडी ऑफ माई गैस बिल। जब भी ये बिल आएगा आप मेरे अकाउंट को ऑटोमेटिकली डेबिट करें और मेरा बिल पे कर दें। सो दैट मीन्स यू नीड नॉट टू take any check from me or you do not need to take my orders to pay the bill. I have once and for all given you an instruction which is standing instruction. Now each and every month whenever the bill comes you may debit my account and you should pay the bill. So bank is acting on my behalf. This is agency function. Then funds transfer. मैं चाहता हूँ कि अकाउंट मेरे से पैसे निकल के एक मेरा फ्रेंड है जो लेट्स से कराची में रहता है, वहाँ लाहौर से कराची में पैसे ट्रांसफर, बैंक इज वर्किंग एज एन एजेंट कि वो मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। सो अगेन ही इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, सो आई एम द प्रिंसिपल, ही इज द एजेंट। Then we have general or utility services. They are very easy ones. I hope you would understand it very soon. Providing lockers, like bank provides safe, or a bank provide a specific space for the safekeeping and safe custody of your belongings. Like if you want to have or you want to save gold in the bank, because वहाँ पे गार्ड्स मौजूद हैं या सिस्टम्स मौजूद हैं, आपको लगता है कि वहाँ पे आपके जो एसेट्स या बिलोंगिंग्स हैं वो ज़्यादा बेहतर सेफ्टी में रह सकती हैं, सो आप उस लॉकर को रेंट के तौर पे ले सकते हैं। कुछ बैंक उसको रेंट के तौर पे देते हैं, उसकी फिक्स्ड रेंटल एग्रीमेंट है या 1 साल के कुछ चार्जेस चार्ज करते हैं। कुछ बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कुछ बैंक कहते हैं कि अगर आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेंटेन करेंगे तो हम आपको ये लॉकर फ्री देंगे। सो देयर आर डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ द बैंक। एनी हाउ, सो द बैंक प्रोवाइड यू लॉकर्स फॉर द सेफ कीपिंग। आई एम यूजिंग द वर्ड सेफ कीपिंग, नॉट डिपॉजिट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटिंग अ थिंग एंड सेफ कीपिंग द थिंग। Bank is not responsible to actually repay each and everything which you have kept in that locker, because locker is some of the rare places in the bank which does not have any camera. So आप एक बैंक में जाते हैं, लॉकर लेते हैं, उसके अंदर आप 1 अरब रुपए के गोल्ड ज्वेलरी whatever you keep your belongings into that locker, बैंक को नहीं पता कि आपने उसमें क्या रखा है। So वो लॉकर एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस पे मुश्तमिल होता है कि उस लॉकर की एक स्पेसिफिक अमाउंट की इंश्योरेंस हुई होती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई रॉबरी, कोई थेफ्ट कुछ होता है तो बैंक आपको वो इंश्योर्ड अमाउंट पे करता है, उससे ज़्यादा चाहे आपकी चीज़ें उससे ज़्यादा ही बैंक आपको वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करेगा, बिकॉज बैंक डज नॉट हैज़ एनी एविडेंस कि आपने उसमें क्या रखा हुआ। सो बहरहाल दिस इज़ अ यूटिलिटी सर्विसेज विच बैंक प्रोवाइड्स टू यू। देन इशुएंस ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेवलर्स चेक, pay order, bank draft. Then bank provide you trade information, डॉलर रेट क्या चल रहा है, किस मुल्क से कौन सी प्रोडक्ट इंपोर्ट अलाउ है या नहीं है, सो ऐसी ट्रेड इन्फॉर्मेशन भी बैंक प्रोवाइड करता है। अंडर राइटिंग सर्विसेज, you must have studied it in earlier subject of finance and introduction to business as well. So underwriting is a service जिसमें बैंक गारंटी करता है किसी भी कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट करने के हवाले से। जब भी कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है एक स्पेसिफिक मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लेना जनरल पब्लिक से। अगर जनरल पब्लिक इशू नहीं खरीदती या जनरल पब्लिक वो तमाम शेयर्स नहीं खरीदती जो कंपनी बेच रही है या जो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना चाहती है, तो अंडर राइटर्स वो तमाम शेयर्स खरीद लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, अंडर राइटर आर द वंस who provide guarantee to the company that the company will meet the minimum subscription, number 1, from the general public, and if not from the general public, the bank will buy itself. At that point, bank are acting as underwriters. Then financing foreign trade and LC operations, ये letter of credit और foreign trade के हवाले से हमने पहले trade में भी बात की, so ये भी services bank provide करता। Then we have miscellaneous functions, like any other function which the bank is providing, we call it as the miscellaneous or other functions. Zakat deduction, it is deducted on the first of every Ramzan in a year. So बैंक जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे ज़कात कस्टमर से डिडक्ट करता है और उसको बैतुल माल को या गवर्नमेंट के इदारे को जो डेजिग्नेटेड इदारा है उसको ट्रांसफर कर देता है। द बैंक also collect the utility bills on behalf of different utility providers companies like gas, PTCL, or like the electricity. Then bank also provide the guarantee and indemnity business, like if you want to
टेक गारंटी। और इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक कैंटीन ओपन होनी है। सो यूनिवर्सिटी एक टेंडर इशू करती है या एक एडवर्टाइजमेंट या बिड इशू करती है कि जो जो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की कैंटीन लेने में इंटरेस्टेड है वो हमें एप्लीकेशन दें। अब तमाम लोग, बहुत सारे लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो एप्लीकेशन दे देते हैं। ऐसे सिनेरियो में उनमें से जो एक बिड या जो एक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, हर इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक अमाउंट के हम ये कैंटीन का ठेका या टेंडर एक स्पेसिफिक, लेट से मिस्टर ए कहता है कि मैं ये कैंटीन का जो टेंडर है ये 2 लाख रुपए में लेना चाहता हूँ 1 साल के लिए। मिस्टर बी कहता है 3 लाख, मिस्टर डी कहता है 5 लाख, मिस्टर एक्स कहता है 10 लाख। सो यूनिवर्सिटी जब वो बिड ओपन करेगी या रिक्वेस्ट ओपन करेगी तो सबसे ज्यादा जो पैसे दे रहा है यूनिवर्सिटी उसको वो बिड या टेंडर जो है अलॉट कर देगी कि आप आए और कैंटीन जो है एस्टेब्लिश करें। इन दैट सिनेरियो व्हाट इफ कि वो जो इंडिविजुअल जिसको अब एक्सेप्ट किया गया या ठेका दिया जा रहा है वो कहता है कि मैं अब ये कैंटीन शुरू नहीं करना चाहता, आप 10 लाख की बजाय 4 लाख रुपए मुझसे लें। सो दैट मीन्स टाइम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन वेस्टेड। बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरे, ये सारी एप्लीकेशंस पढ़ी गई, उनको खोला गया, उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए, सो टाइम ज़ाया हो गया। सो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन एक बिड बॉन्ड, जिसको हम गारंटी कहते हैं सिंपल से वर्ड्स में, वो गारंटी मांगती है कि अगर हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर दिया और आपने वो टेंडर विन करने के बावजूद उस पर एक्ट अपॉन नहीं किया, टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल ना किया, तो आप मजाज हैं ये स्पेसिफिक अमाउंट यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को देने के लिए। सो ऐसी सिचुएशन में जो गारंटी है वो नॉर्मली बैंक से ली जाती है कि बैंक गारंटी करे कि अगर ये इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर जीतने के बावजूद टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो बैंक एक सर्टेन अमाउंट जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करेगी इन ल्यू ऑफ द वेस्टेड टाइम और इन ल्यू ऑफ द ऑल द थिंग्स जो कि यूनिवर्सिटी ने की है। अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आता होगा कि बैंक गारंटी क्यों करेगा। सो दिस इज अनदर क्रेडिट फैसिलिटी व्हिच अ बैंक ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। उसकी बैक पे बहुत सारी सिक्योरिटीज या 5Cs जैसे हमने बात की थी, कैश, कोलैटरल, वो सारा कुछ रखा जाएगा। लेकिन बैंक का काम ही यही है कि बैंक डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बैंक इसी तरह गारंटी भी प्रोवाइड करता है, लेकिन अपने आप को सिक्योर करके, और हर कस्टमर को इशू नहीं की जाती। सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स टू होम द गारंटी में बी इशूड। एंड लास्टली देन वी हैव हज सर्विसेज। सो बैंक हज की जो सर्विसेज लाइक कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस और उनकी प्रोसेसिंग, उनसे पैसा एंड वो ट्रांसफर करना मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को, सो ये सर्विसेज भी बैंक प्रोवाइड करता है। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन। सो हमने देखा कि बैंक की बहुत सारी शेप्स हैं या बहुत सारे डिफरेंट नेम के बैंक्स मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एक्सचेंज बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक है, देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ द बैंक्स। वो तमाम बैंक्स एक स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उन सर्विसेज को या उन फंक्शंस को फर्दर हमने कमर्शियल बैंक के पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया। और कमर्शियल बैंक के फंक्शंस डिस्कस किए 3 मेजर टाइप्स में। द फर्स्ट वन वाज प्राइमरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में हमने पढ़ा दैट द बैंक, द प्राइमरी बिजनेस और द प्राइमरी रीजन और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, एंड द बिजनेस ऑफ द कमर्शियल बैंक इज टू टेक or borrow money at a lesser rate of interest and give it or lend it or advance it to someone who is in need of the money on a higher rate of interest, and the difference between the two is the profit. So this is the primary function of the bank. Then we had discussed the secondary functions of the bank. The bank provide different agency functions like collection of checks, like selling, collection of checks and issuance of credit instruments like, and then there was the utility functions. And at the last we had discussed the other or the miscellaneous functions like zakat collection or the applications for hajj and services. So I hope कि आज का लेक्चर और इससे पहले हम जितने लेक्चर्स पढ़ चुके हैं जिसमें बैंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके हैं,
जिसमें हम बैंक के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, उनके इंडिविजुअल, उनके रोल्स और उनके फंक्शंस के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। और आज का लेक्चर जिसमें हम डिटेल में उन्हीं फंक्शंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक के हवाले से और डिफरेंट फंक्शंस के हवाले से, और उन फंक्शंस की सब कैटेगरी भी, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और मिसलेनियस, और उसके भी सब कैटेगरी, एजेंसी रिलेशंस और एजेंसी फंक्शंस एंड यूटिलिटी फंक्शंस और जनरल फंक्शंस और अदर फंक्शंस, सो उस तमाम हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि सब्जेक्ट की आपको समझ आ रही होगी, एंड जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ नोट दैट डाउन सो दैट वी कैन डिस्कस इन दोज क्वेश्चंस इन फ्यूचर। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। जज़ाकल्लाह।